मैं अभिमन्यु ये जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, चक्रव्यूह में कूदने को तत्पर हूं, पर है तुम में कोई अर्जुन जो ये प्रण करेगा कि सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ का वध होगा। अगर राजनीति में आना है, इसको कमाने का साधन ना मान करके सेवा का साधन मानिए, खुद ब खुद स्थितियां भी सुधरेंगी, देश सुधरेगा। जुल्म और तशद्दत है क्यों बेतहाशा, डेमोक्रेसी का है ये जनाजा या इंदिरा। सुना जमदियां तिखे मुंह होंदे, यहाँ होनहार बेरवान के होत चीखने पार। अभी 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी मुझे मिले। अच्छा। और उनकी एक बात से बड़ा अच्छा लगा कि वो आवाज 200-500 लोगों के बीच जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी उसमें आवाज लगा करके मुझे बुलाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का सुबह 6-6:30 बजे फोन आता है। अच्छा। कि हादसे में क्या हुआ। मैं अपना माइक दबाना भूल गया अपनी सीट से, तो उन्होंने फिर कहा कविंदर जी माइक तो ऑन, कविंदर भैया माइक तो ऑन कीजिए। अच्छा। पुराना कार्यकर्ता कहीं हमसे दूर तो नहीं जा रहा, और दूसरा पार्टी में जो आता है वो अपने हिसाब से पार्टी नहीं चलाएगा, पार्टी के हिसाब से उसको चलना चाहिए। इसलिए 2000 वो जड़े मोमेंटो ना ऊपर छत ऊपर खेल मोमेंटो ते सर जगह ही नहीं कुछ रखने वास्ते। हां ये गल है, आदमी का अपना मकान होए कुछ करे, एक अपनी प्रदर्शनी रहनी पड़ी वो नहीं ऊपर बढ़िया फोटोआं आते हो तो बड़ा खुश, ऊपर जगह ही नहीं है उनको, ड्राइंग रूम च लाई लो, कमरे च लाई लो। तुसे वाजपेयी जी उनकी फोटो भी बड़ी अच्छी लाई दी है। दोनों फोटो अच्छी हैं, दोनों अच्छी हैं, मोदी जी भी अच्छी है। इमरजेंसी से अमरनाथ लैंड रो आंदोलन तक और जम्मू मेयर की पोजीशन से जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बहुत लंबा समय बीजेपी में बिताया है, जम्मू के बहुत कम नेताओं में, और इनमें से ही एक नेता हैं कविंदर गुप्ता। कविंदर जी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में ये बोल दिया कि छात्र राजनीति से एक वरिष्ठ नेता तक। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब मैं पैदा हुआ था, मेरा जन्म अखनूर में हुआ जी। मेरे पिताजी की ट्रांसफर पंजाब में हो गई, और मुझे याद है विभिन्न शहरों में पंजाब में रह करके, संगरूर, फिरोजपुर, लुधियाना, गुरदासपुर जी, वहां मैंने शिक्षा प्राप्त की है। और मेरे पिताजी हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन जिस शहर में भी ट्रांसफर होती थी वहां पर जाकर के चौक में खड़े हो जाया करते थे जी। और कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जो निक्कर डाल करके जाए उसको ढूंढते थे, फिर घर लेकर के आते थे, फिर उनको फिर हमें उनके साथ शाखा में भेजते थे। यानी कि बाल्यकाल से ही मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में रहा। जहां तक छात्र राजनीति का सवाल है जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी 9वीं 10वीं कक्षा में ही पढ़ता था जी। तो मुझे याद है कि उस वक्त शायद 8वीं की बात है, अभी हमने गुरदासपुर में वहां पर ट्रांसफर हुई थी जी। तो पाकिस्तान भारत का युद्ध शुरू हो गया। हम पोस्ट एंड टेलीग्राफ के क्वार्टर्स में रहते थे। ये 1971 युद्ध की बात है, ये 1971 की बात है जी। तो वहां पर तब हमारी सेना भी इतनी साधन संपन्न नहीं थी। वहां पर आकर के बचपन से ही उस वक्त मुझे याद है कि हम वहां पर चाय पिलाने के लिए छोटे छोटे स्टॉल लगाया करते थे, क्योंकि उनकी डाक का आना जाना, उस वक्त डाक का ही वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी वही था। तो जब डाक लेने हमको चाय पिला करके भेजते थे, यानी कि शुरू से ही एक जज्बा था देश के प्रति और सेना के प्रति, इस प्रकार की एक कोशिश। फिर 75 में शायद आप इमरजेंसी में, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, मैं 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट स्कूल गुरदासपुर में पढ़ा करता था। संघ के संस्कारों के कारण से यह साफ जाहिर था कि इंदिरा गांधी ने जो किया देश के साथ गलत किया। हम सुबह जल्दी पहुंच करके वहां पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, ये जुल्म और तशद्दत है क्यों बेतहाशा, डेमोक्रेसी का है ये जनाजा, या इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लिखने। शाम को साइक्लो स्टाइल मशीन चला करके उस वक्त हुआ था, वहां पर पोस्टर छापने, अच्छा। हस्तलिखित। फिर रात को उनको पोस्टरों को लगाना। तो पुलिस, सीआईडी सभी सोचती थी कि ये पोस्टर लग कैसे जाते हैं। एक दिन हमारा एक लड़का पकड़ा गया, उसको बहुत मारा गया। खैर इतना मारने के बाद स्वाभाविक था कि नाम लेना, जब 10वीं का कोई स्टूडेंट हो। उस वक्त मैं शायद सबसे छोटा था उस सारे ग्रुप में। हम 10-12 लोगों का ग्रुप था जो शाम को पोस्टर लगाया करते थे। हमारे घर में भी सुबह 3-4 बजे पुलिस आती है। पुलिस वाले जब आते हैं तो माताजी ने, पिताजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो
उन्होंने ये बात अपने मन से कही थी कि ये इन बालकों को इनके माँ बाप ने इस तरह से भेजा है जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को उनकी माँ ने भेजा अच्छा, था। ये किसका कहना था? तो ये पुलिस वाला जो पुलिस वालों ने एक बोला। मुझे याद अभी तक उसका जवाहरलाल और रणधीर सिंह नाम अच्छा। के 2 SHOs वहां पर थाना सदर और थाना सिटी के हुआ करते थे। तब से लगातार जब मैं गुरदासपुर और पटियाला जेल में रहा जी। तो बहुत से ऐसे नेता जिसमें वीर यज्ञदत्त शर्मा थे, बाबू हितबलाशी थे, प्रोफेसर विश्वनाथन थे, ये जो चंद्रशेखर हमारे प्रधानमंत्री रहे ये भी उसी जेल में थे। अच्छा। इस तरह के अकाली दल के कितनी भी देर आप जेल में रहे गोविंदर जी? मैं लगभग 13 महीने के 13 लगभग जेल में रहा। तो मुझे याद है कि उनसे बहुत से ऐसे मैं प्रभावित हुआ और लगातार उसके बाद नेचुरली 10वीं 11वीं क्लास के बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में गया। वहाँ पर जिला अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया। वहाँ पर बहुत तब हमारा मुकाबला स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, इस प्रकार की जो संस्थाएं हुआ करती थी, हाँ बिल्कुल कम्युनिस्ट जो थी, इन्होंने भी मुझे बहुत बार प्रभावित करने की कोशिश की, मुझे अपनी तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन अपने संस्कारों के कारण से मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। पंजाब के सेक्रेटरी के तौर पर मैंने वहां पर कार्य किया है और मुझे लगता है कि तब पंजाब में परिस्थितियां बहुत विपरीत हुआ करती थी। उस सब में से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कोई इतनी ज्यादा संख्या में नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद हमने वहां पर राजनीति की। तो फिर जम्मू कब आना हुआ गोविंदर जी? उसके बाद फादर की जब रिटायरमेंट होने वाली थी, शायद ये 84-85 के आसपास की बात है। किस विभाग में थे? वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट हुआ करता था। आज उसको BSNL भी कहा जाता है, डाक का वो अलग से बने, अब चीजें अब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन लास्ट जो वो होता है वो होम टेन्योर होता है। उनको कश्मीर, उनको श्रीनगर में ट्रांसफर हुई थी डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज के नाते। तो उस वक्त हम जम्मू में आए और जम्मू में हमारे एक चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, न्यू प्लाट में रहते हैं। क्योंकि परिवार के साथ सारे संबंध रहते थे, रिश्तेदारी सब यहाँ थी, तो हमारी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरजेंसी के वक्त में जी हमारे परिवार के 13 लोग यहाँ पर बीसा यहाँ उसमें बंद थे जो जम्मू में। अच्छा, पूरे परिवार मेरे चाचा जी बंद थे, मेरी ताई जी प्रकाशी देवी जी जनसंघ की बहुत बड़ी लीडर रही हैं, प्रतापगढ़ मोहल्ले में रहते थे। अच्छा। इस तरह से उनके परिवार के कम से कम 13 लोग वहां पर अभी 26 जून को इमरजेंसी का ब्लैक डे हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनाया था। पुराने लोगों को वहां पर बुलाया गया और उसमें ये जानकारी दी गई कि हमारे परिवार से, मैं मुख्य वक्ता था वहां पर। तो इस सारे संदर्भ में मेरा ये कहना है कि मैं जब जम्मू में आया तो चंद्रमोहन शर्मा जी मुझे युवा मोर्चा में उन्होंने किया। मैं युवा मोर्चा के एक वार्ड स्तर के काम करते करते तो मैं 93 से लेकर के 98 तक प्रदेश अध्यक्ष रहा भारतीय जनता युवा मोर्चा का। उस वक्त ना तो साधन थे, ना पैसे थे, ना कुछ थे, ना ऑफिसेस थे, ना कोई टाइपराइटर था काम करने के लिए, ना कोई प्रेस में कोई अपना नाम देने का कोई माध्यम था। इन सभी परिस्थितियों में हमने काम किया है। आज इंटरनेट का जमाना है, बहुत परिस्थितियां बदली हैं, पार्टी के पास भी साधन हैं, पार्टी क्योंकि सत्ता में है। उस वक्त हम कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हम भी कभी सत्ता में आ सकते हैं। समय जब आपने युवा मोर्चा का समय बताया, अगर मैं सही हूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रचारक के रूप में जम्मू कश्मीर में काम किए करते थे। बिल्कुल, आपकी बात सच है। उस समय की कोई यादें? हमारे घर में एक मीटिंग हुई थी जानीपुर में, अक्षरशर डेर में। अच्छा। तब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर भी आए थे, रहे थे वहां पर। किस सन की बात है ये? मुझे लगता है कि 2000 के आसपास की बात है। तब प्रधानमंत्री जी वहां पर आए थे। वो हमारे प्रदेश के प्रभारी हुआ करते थे। हाँ, प्रदेश के प्रभारी। उससे पहले भी जब 92 में एकता यात्रा जब आई थी, तब भी वो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में एक उस यात्रा के संचालक के रूप में तब उनसे जान पहचान हुई थी। लेकिन जब प्रभारी बन करके आए तो उनसे मिलना जुलना हुआ। तो उस समय भी प्रभावित करते थे अपनी बातों से? स्वाभाविक बात है। पंजाबी में कहते हैं कि सुना जमदियां तिखे मुंह होंदे या होनहार बेरवान के होत चीखने पात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में एक त्याग, एक तप, एक सुनने की जो क्षमता थी, उसको चीज़ों को हल करने की, क्योंकि ये सब चीज़ों को मैंने करीब से देखा है। तो मुझे लगता है कि आज भी अभी 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी मुझे मिले। अच्छा। और उनकी एक बात से बड़ा अच्छा लगा
कि वो आवाज 200-500 लोगों के बीच जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही थी उसमें आवाज लगा करके मुझे बुलाते हैं, और कविंद्र और छोटी छोटी घटनाओं को, अमरनाथ यात्रा को लेकर के इन चीजों का उन्हें विशेष ख्याल रहता है। 1 जनवरी 2022 जिस दिन ये वैष्णो देवी वाला हादसा हुआ था, मेरी आंख का ऑपरेशन था, मैं दिल्ली में था, तो उस दिन मैं जम्मू वापस आने वाला था। तो प्रधानमंत्री जी का सुबह 6-6:30 बजे फोन आता है, अच्छा, कि हादसे में क्या हुआ। तो मैं, और आपके फोन पर आप मेरे फोन पर अच्छा। ये फोन आता है, प्राइवेट नंबर होता है प्रधानमंत्री जी का। तो मैं अपने आप में ये समझता हूं कि हमारा जो नेतृत्व है, हमारी जो ऊपर की लीडरशिप है, उनको कितना ध्यान, नाम तक ध्यान रहता है। 24 जून की मीटिंग में भी जब वो ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी, मुझे याद है कि जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट मैं कर रहा था, मैं अपना माइक दबाना भूल गया अपनी सीट से। तो उन्होंने फिर कहा, कविंदर जी माइक तो ऑन, कविंदर भैया माइक तो ऑन कीजिए। अच्छा। बाकी ऐसा अच्छा लगता है कि आज देश के प्रधानमंत्री एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर के सीधे संपर्क रखते हैं वो। हाँ, मैं यही समझता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता, कोई मेरा कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ तक जो पार्टी के कारण से मैं पहुंचा हूँ, इस पार्टी का और खास करके लोगों का मैं बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मेरे काम को, उस चीज को कहीं ना कहीं मुझे स्थान दिया। आज तो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उस समय जैसे आपने बोला एक आपके घर पे भी मीटिंग की जब वहाँ वो आए, तो जब उस समय प्रभारी होने के नाते जम्मू कश्मीर में आते थे, आपसे मिलते थे, तो वही सादगी का एक रहता था सिस्टम। देखिए, प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है कि एक ये कंधे पर एक थैला सा लटका करके वो चला, प्रचारक की वेशभूषा। हाँ बिल्कुल, प्रचारक की वेशभूषा में। मैं कभी कभी उनकी पुरानी वीडियोस अच्छा। देखता हूँ, तो उन वीडियो से भी एक प्रेरणा मिलती है कि कौन व्यक्ति किस स्थान से चल करके किन किन मार्ग से होते हुए कितनी मुश्किलातों में आज इस नेतृत्व पूरे विश्व को देने वाला है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, कोई छोटी आज बात जब नहीं। कविंदर जी उनसे मिलते हैं आप, तो एक वो लगता है कुछ बदलाव, या आपको आज भी उसमें उनमें वही लगता है? क्योंकि लोगों के लिए, जनता के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मोदी जी से मिलना आसान बात है ही नहीं किसी आम आदमी के लिए, मगर जब आप उनसे मिलते हैं एज ए बीजेपी लीडर, तो आपको लगता है कि इतना बड़ा ऑरा है, या आपको वही लगता है कि यार ये तो वही है जो 20 साल पहले भी हमें मिलते थे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जी। मैं पार्टी की बाकी लीडरशिप की तरफ देखता हूं तो प्रधानमंत्री जी के साथ बात करना ज्यादा सहज लगता है। और पिछले दिनों जो फोटो आई, इसके पहले मैं जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते उनसे मिला, बहुत बार मिला हूं। इस बार भी पल्ली मोड़ पर जब उनको रिसीव करने के लिए गया था, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के पीठ पर 2 थापियां मारी, कहा कुछ नहीं। अच्छा। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि उनकी, और उनसे सहज भाव से हम मिल पाते हैं। हो सकता है कि बाकी लीडर्स से या बाकियों से ऐसा ना हो पाता हो। नहीं, एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी में जो सहजता है, मोदी जी में, जो उनकी वजह से नेता बने, उनमें नहीं है? हो सकता है, जो उनके नाम पर देखो, राजनीति में हर व्यक्ति का अपना स्वभाव रहता है, और मुझे लगता है कि आदमी का व्यवहार, आदमी का स्वभाव, आदमी की डेडिकेशन, कहीं ना कहीं उसको वो कुछ पलों के लिए तो पीछे जा सकता है, लेकिन जो उसके अंदर की बातें हैं, व्यक्ति को अपने स्थान पर कहीं ना कहीं पहुंचाती है। नहीं, एक चीज तो है कविंदर जी कि जिस समय आपने जो बीजेपी देखी है, वाजपेयी जी की बीजेपी, अडवाणी जी की बीजेपी, मोदी जी की वो पुरानी वाली तरीके वाली बीजेपी, और आज जो बीजेपी है, क्योंकि मोदी जी के नाम पर सबको पता है कि बीजेपी में रहेंगे तो आगे चलेंगे, कितना फर्क है? फर्क देखते हैं आप अपनी नजर से? देखिए, हम जहां से चले थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, खैर वो समय हमने नहीं देखा होगा, लेकिन सुना जरूर है। वाजपेयी जी को हमने करीब से देखा है, इमरजेंसी का वक्त हमने करीब से देखा है। पिछले दिनों एक जगह हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। जब मैं जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक इस विषय पर कभी बोलता हूं, तो मुझे बोलने में भी अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ये जो सारी घटनाएं हैं मेरे साथ गुजरी है। मैंने 1980 से लेकर के आज तक भी बीजेपी भी देखी है। मैंने वो वक्त भी देखा है जब हमारे पास पार्टी के पास कोई गाड़ी नहीं हुआ करती थी। मैंने वो वक्त भी देखा है जब प्रेस नोट बनाने के लिए किसी ना किसी व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था, टाइपराइटर हमारे पास नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज अमित शाह जी का ये विजन कहा जा सकता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ
हमें साधनों की जरूरत है। आज पूरे देश में कार्यालय वहां पर हर जिला स्तर पर बने हैं, इससे आगे भी बन रहे हैं। हर कार्यालय में लाइब्रेरी हो, हर कार्यालय में मीडिया का सिस्टम हो, क्योंकि आज की राजनीति ये डिमांड करती है, इसलिए ये सारी चीजें जरूरी हो गई। एक तरह से कॉर्पोरेट हाउस जैसे काम करने का तरीका हो गया। देखिए, ठीक है कि सिस्टम बदला है, कारपोरेट हाउस इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभी एक काम का माहौल जो मिलना चाहिए। ठीक है, पुराने कार्यकर्ता कई बार बात भी करते हैं, ऐसा होता था, अब ऐसा है, लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं बदलना भी पड़ता है। अगर हम अपने कार्यकर्ता को सोशल मीडिया की ट्रेनिंग नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। हम अपने कार्यकर्ता को मीडिया के बारे में नहीं बताएंगे तो शायद हम पिछड़ जाएंगे। और पार्टी में भी काम करने के लिए, क्योंकि पार्टी बड़ी है, अगर उस वक्त 100 लोग हमारे पास आते थे, आज समझो 10,000 लोग कविंद्र जी हमारे पास आते हैं। जितना जनता को आप जैसा पुराना नेता करीब से समझ सकता है, उतने वो लोग नहीं समझ सकते जो पैराशूट से पार्टी में आ गए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी की छवि भी खराब होती है जब जनता ये कहती है कि अब अप्रोचेबल नहीं रहे बीजेपी के नेता, या कुछ ऐसा? इसमें दो बातें कही जा सकती हैं। अगर हम छोटे दायरे में सोचना शुरू करेंगे, ठीक है, एक समय ऐसा था कांग्रेस के पास 400 से ज़्यादा सीटें हुआ करती थी। अगर हम नए लोगों का जी आगमन या हमारी लीडरशिप से प्रभावित होकर के लोग नहीं आएंगे, हम उनको स्थान नहीं देंगे, तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि पार्टी का दायरा बढ़ाना है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम जाने जाते हैं, 17 करोड़ की हमारी मेंबरशिप है। तो अगर इतने लोगों को ना लाया होता, लेकिन इसके साथ साथ आने के साथ साथ दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पुराना कार्यकर्ता कहीं हमसे दूर तो नहीं जा रहा, और दूसरा, पार्टी में जो आता है वो अपने हिसाब से पार्टी नहीं चलाएगा, पार्टी के हिसाब से उसको चलना चाहिए। इसलिए समय समय पर आज पार्टी ने मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और उसके बाद प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले पत्नीटॉप में हमारा प्रशिक्षण शिविर हुआ। इससे पहले जिला के और दूसरे प्रशिक्षण हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पर पार्टी की कार्यपद्धति, पार्टी का विस्तार, जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक हमारी जो सरकारी स्कीमें हैं लोगों का उसको किस प्रकार से लाभ मिले, ऐसे 13 विषय हैं जिनको लेकर के हम कार्यकर्ता को वो बार बार सिखाए जाते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का दौर भी चलता है। जो उस चीज को जानना चाहते हैं उसके बारे में भी उनको पता लगता है। ये कहने का मतलब है कि पार्टी को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, पार्टी का जो सिस्टम है पार्टी में चलना पड़ेगा। और हमारी मैं और बात कहना चाहता हूँ, हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सारी बातें तो ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पार्टी आज बहुत आगे पहुंची है, मगर बड़ी बात एक ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ से चले थे, बिल्कुल ज़मीन से लेकर आज सबसे बड़ी पोजीशन तक देश की हैं, और उनके कारण, मतलब समझ लीजिए कि उनके कारण बीजेपी को एक बहुत बड़ा विस्तार मिला, उनकी नीतियों के कारण। चीनी आप लेंगे तो उनके कारण बहुत विस्तार मिला। मगर बड़ी बात यह है, मुझे कई बार ये लगता है बहुत से लोगों से बात करके, आपके पुराने कार्यकर्ता या बाकी लोगों से, कि आखिर जब तक मोदी जी हैं, बहुत से लोग हैं, जब मोदी जी पार्टी में या प्रधानमंत्री की पोजीशन पे नहीं रहेंगे तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अपने लिए नहीं सोच रही, वो मोदी जी की नीतियों से लेकर ही सिर्फ चल रही है। आप पुराने नेता हैं, आपने अगर अपने आप को, जब आप मेयर बने थे तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, जब आपने 5 साल पोजीशन में रहे, जब आप युवा मोर्चा में थे, तो आप एक वो नेता हैं जो पार्टी के साथ चले। जो नेता सिर्फ मोदी जी के नाम पर चल रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है एक समय आएगा जब बीजेपी को दोबारा से कोई लीडर ढूंढना पड़ेगा कि अब वो नेता दोबारा बाहर हो जाएंगे जो सिर्फ पैराशूट से आए, जो मोदी जी के नाम पे चले? देखिए, नंबर एक तो ये बात सही है, मोदी जी की कार्यकुशलता, मोदी जी का प्रभाव इतना बड़ा है कि आज हमें लगता है कि शायद सब कुछ उन्हीं के कारण से है भी। लेकिन एक हमारी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नाम की कोई जगह नजर नहीं आती, और हमारी पार्टी है जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। एक हमारी पार्टी है जिसमें हमेशा से सेकंड
लाइन लीडरशिप तैयार होती है। कोई भी फैसले होते हैं अकेले बैठ करके फैसले नहीं होते हैं, और पार्टी का एक सिस्टम है, उस पर चर्चा होती है। चर्चा पर अलग अलग हमारे वो मत हो सकते हैं, लेकिन जब बाहर आकर के उस मत को दिखाना होता है तो एक मत होता है। अगर हमारा कोर ग्रुप है, जम्मू कश्मीर में भी हमारा कोर ग्रुप है, विभिन्न विषयों को लेकर के हम उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर पर आते हैं। आपने जम्मू कश्मीर का ही जिक्र किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी, आपको लगता है अब जब चुनाव होंगे इंडिपेंडेंट अपने दम पर सरकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बनाना है तो कश्मीर से थोड़ा कुछ वोट मिल सकता है? बिल्कुल। अगर बाकी वहां की पार्टियां अगर देखिए, आपके ऐसा साथ नहीं, आती बिल्कुल हैं, मैं कहना चाहता हूँ कोalition सरकार बन देखिए, सकती साफ बात आपके साथ बिल्कुल, कर रहा हूं। बिल्कुल। लाइक माइंडेड लोगों को साथ में रखना होगा। कश्मीर में हमारा आधार इतना हो गया है कि हम 20 सीटें की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप में इसका मजाक बनेगा। ठीक है, जम्मू में अब 43 सीट्स हुई हैं, आंकड़ा 44 का है वहां पर जीतने के लिए। स्वाभाविक बात है कि लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेना होगा, और ठीक है कि ये जो लोग गुमराह करते रहे इनके खिलाफ हम प्रचार जरूर करेंगे, इनको द्वारा सत्ता में नहीं आने देंगे। अच्छे लोग जीत करके आए, अच्छी सरकार बने, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सरकार बने। इस प्रकार का जो माहौल जो पिछले 70 सालों में रहा है इस प्रकार का ना हो, उस सोच को लेकर के अगर कोई राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनती है तो हमें स्वीकार है। अगर अपोजिशन में बैठना पड़ा बड़ी तो आप देखिए, भी... मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 2018 के बाद भी हम अगर सरकार चलाना चाहते, सत्ता का लालच होता तो हम चल सकते थे, और आप तो डिप्टी सीएम तो चल सकते थे। अभी तक हम सरकार में होते, नए इलेक्शन हो रहे होते, लेकिन कंट्री नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस प्रकार की सोच लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये उसी का नतीजा है कि हम, मुझे लगता है। जी, मैंने सुना है, अगर सही होगा तो आप बताएं, अगर गलत है तो आप बताएं, इसमें कोई वो नहीं। मैंने सुना है कि जब 2015 में पीडीपी के साथ जाना था तो कुछ नेता नहीं मान रहे थे, और आप भी उनमें से एक थे कि नहीं बनानी चाहिए सरकार। देखिए, और आखिर बाद में वही हुआ, सरकार को तोड़ना पड़ा। तो ऐसा था? देखिए, ऐसा नहीं। ठीक है, आप सोचिए, इस विचार को ग्राउंड पर लाने के लिए हमें 3 महीने लगे जी। दिसंबर 23 को 2014 को ये रिजल्ट निकला था। सरकार शायद मार्च 1 को बनी थी, 1 मार्च को। जी, आपसे खुद मिलाकर के 3 महीने का जो वक्त लिया, इसमें हमने सोचा, विचारा, परिवार इनके साथ सभी से मिले। अगर लोगों ने हमें 25 सीटें दी, हम उस मैंडेट को, इतने बड़े मैंडेट को नकार देते तो शायद यह भी गलत होता। पीडीपी उधर से ज्यादा सीटें लेकर के आई थी, मैंडेट उनको मिला था, लेकिन अपने विचार ना बदल करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके उस चीज को हमने आगे किया। मैं ये भी मानता हूं, आज की तारीख में मैंने फर्स्ट मेयर के रूप में जम्मू में काम किया। बिल्कुल। लोगों की अपेक्षा रहती है उस व्यक्ति के पीछे चलते हैं जिसके वो काम करवा सकता है। हमने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सरकार में आकर के ये जतलाना, हमारे में भी दम है सरकार बनाने का, हमारा ये मुख्य मुद्दा था। मुझे याद है, मैं 50 दिन चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, कुछ विषयों को लेकर के ये जो कमांड, यूनिफाइड कमांड की मीटिंग रहती है, उसमें सभी सुरक्षा बल रहते हैं। पत्थरबाजों की बात आती है, उस वक्त भी ये जो हमारी मुख्यमंत्री थी उन्होंने कहा कि ये इनको बच्चे हैं, प्यार से निपटना चाहिए। मैंने उसको बयान को कंट्राडिक्ट किया कि नहीं, इनको सख्ती से निपटना चाहिए ताकि आगे ना बढ़े। इस प्रकार और विषयों को लेकर के भी एक बार ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, इन्होंने बाहर जाकर, अंदर बात कुछ और होती है, बाहर जाकर बयान देती है, मैंने उसको बात को भी कंट्राडिक्ट किया। रविंद्र जी, आप जम्मू से जीते हैं, यहीं से आपने राजनीति की है लंबे समय से, आपको लगता नहीं कि जम्मू के भी कुछ लोग नाराज हैं? हाँ, पर्टिकुलरली आपसे नहीं होंगे, कुछ बीजेपी के नेताओं से नाराज हैं, बीजेपी से, पार्टी से नाराज हैं, और उनका कहना है कि कुछ नेताओं को छोड़कर बहुत सारे नेता ऐसे थे कि जब सरकार बनी तो वो बदल गए, लोगों के काम नहीं हुए। और उसके बाद लोगों का ये भी कहना है, आज की बात करें, आज खैर आपकी सरकार नहीं है, मगर केंद्र में क्योंकि आपकी सरकार है तो लोग मानते हैं कि मोदी सरकार है, वो ये कहते हैं कि आज जो ब्यूरोक्रेटिक रूल है 2.5 साल का करीबन हो चुका है, इसमें भी लोग बहुत दुखी हैं, काम नहीं हो रहे हैं,
बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो इनके ऊपर डोमिनेंस कर रहे हैं। तो ऐसा आपको लगता है कि जम्मू के लोग जो आपके साथ हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे, वोट दिया, 25 सीटें दी, आज कहीं ना कहीं वो भी अपने आप में मायूस फील कर रहे हैं? देखिए, नंबर एक, जहां तक कहा जाए कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में और चुने हुए नुमाइंदे में बहुत फर्क होता है। फर्क होगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन कुछ विशेष कारणों से इस प्रकार से जो गवर्नर रूल लगाया गया, जो भी आप समझ सकते हैं, राष्ट्रपति शासन था जिस प्रकार का, उसका कारण था। लेकिन समय आ गया है कि लोगों को लोकतांत्रिक सरकार मिले, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार मिले। आज सड़कों पर बहुत से लोग मेरे साथ आके इंटरव्यू में भी बात करते हैं, सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आकर के वो नारे भी लगाते हैं। मैंने कई बार कईयों को बुला करके उनसे बातचीत भी की है। देखिए, ये जो गलतियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, सरकारों की नहीं है। ये कुछ लोगों को गुमराह करके गलत तरीके से उनको आपको पक्का किया जाएगा, इस आधार पर उनको आज वो सड़कों पर है। कहीं झूठे अपेक्षाएं भी, झूठे आश्वासन दिए गए, आज उनको अपेक्षाएं भी हमसे हैं। मैं विधानसभा का स्पीकर था, ये बार बार ये बयान किया जाता 60,000 लोग आज ये है, 60,000 ये लोग हैं। लिस्टर बनाने को कहा, रातों रात 1 लाख की लिस्ट बन जाती है। यहां क्या विडंबना है, लोग अपने रिश्तेदारों को, घरों में काम करने वालों को, वो लिस्टें गलत बनी, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन इनको मैं बार बार कह रहा हूं, अपेक्षाएं हमसे हैं। अब कानूनी हिसाब से इनको किस प्रकार से रेगुलराइज किया जाएगा, ये एक कोशिश चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा था कि 12,000 लोगों को किस प्रकार से पीएचई डिपार्टमेंट है, इस तरह से पीडी डिपार्टमेंट है। आज बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको ये डेली वेजेस चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोचना होगा उनके बारे में। इस साल चुनाव हो जाएंगे आपको लगता है, इस वर्ष जिस तरह से प्रक्रिया शुरू हो रही है? और डिलिमिटेशन का प्रोसेस 6 मई को मुझे लगता है समाप्त हुआ था शायद, डेट मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद लगातार बूथ का बनाना, उसके बाद बूथों को अगर कुछ चेंज करना है उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगने, अभी जो अगला है उसमें वोटर लिस्ट जो है वो उसको पब्लिसाइज किया जाएगा, फिर लोग उस पर अपने ऑब्जेक्शन देंगे। ये सारे नए वोट बनने का जो प्रोसेस, मुझे लगता है 30 सितंबर तक इस सभी को कंप्लीट किया जाएगा। आप चाहते हैं कि इस साल चुनाव हो जाएं, और क्या आपने इस चीज़ की, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप इलेक्शन कमीशन को ये अप्रोच कर सकते हैं, और आपको लगता क्या है कि सही समय है चुनाव के लिए हालात के हिसाब से? देखो, ये जो आज जो एक जहर फैलाने की कोशिश करता है, ये सब करता है, ये हमारा विपक्ष करता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जहाँ तक ये सारा माहौल बना, एक विपक्ष के कारण बना, मैंने आपको पहले ही कहा। और जिस प्रकार से पिछले 2 सालों में इस कोरोना महामारी के दौरान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का जो एक काम करने का तरीका था, हम लोगों के साथ खड़े रहे। आज लोगों को कभी मैं बचपन में एक फिल्म देखी थी, रोटी कपड़ा और मकान। कांग्रेस जब तक रही तब तक 2014 तक रोटी कपड़ा और मकान इसी में उलझी रही, लोगों को वो साधन नहीं मिले। हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मानव दर्शन था, अंत्योदय थी, कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उस तक जनता को लाभ मिले, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। और ये हमने सरकार की स्कीमों के माध्यम से दर्शाया है। जनधन योजना, हमने इस खाते खुलवाने शुरू किए, विपक्ष ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू किया। आज किसान को किसान निधि उसके घर में बैठ करके पहुंच रही है। आज यहाँ पर कोई शौचालय बनता है, उसके घर में सीधा 12,000 रुपया मिलता है। आज हर व्यक्ति इंश्योर्ड है। ये सारी स्कीमें केंद्र सरकार ने लाई हैं, जिसका लाभ जम्मू कश्मीर में लोगों को दूर दराज तक मिला है, फैक्ट बात है। और इसका असर भी चुनावों में दिखता है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं। अब अगर चुनाव इसी साल होते हैं कविंदर जी, तो बीजेपी, जो हम भी फील्ड में जाते हैं, आपके पास भी लोग आते हैं, कि बहुत से आपके जो नेता थे, आप तो पुराने नेताओं में हैं जो लोगों के साथ जुड़े हैं, बहुत से ऐसे नेता थे जो मंत्री बने और उसके बाद लोगों से दूर हो गए। तो लोगों का कहना है कि उनकी खैर नहीं मगर मोदी जी से बैर नहीं। तो आपको लगता है कि आपको चेहरे चेंज करने पड़ेंगे इन चुनावों में? बहुत बिल्कुल। अगर कोई लोगों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता है, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूं,
उसको चेंज करना ही चाहिए। ये पार्टी की नीति कहती है और लोगों को हम लोगों को कुछ अच्छा देने के लिए काम करते हैं, ना कि लोगों द्वारा चुन करके हम अपने मन मर्जी करें। ऐसा नहीं होता है। राजनीति में लोगों को हमसे अपेक्षाएं हैं, राजनीति को हमारी पार्टी से हमसे अपेक्षाएं हैं। अगर हम पार्टी का जो सिस्टम है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस पर भी खरा नहीं हो सकते, जिन लोगों ने हमें बनाया है उन पर भी खरा, फिर हमारा राजनीति में रहने का कोई औचित्य नहीं है। नए लोगों को स्थान मिले, कितने % उनको आगे लाना है, ये चीजें पार्टी में बड़ी संख्या में बीजेपी में लोग शामिल होते रहते हैं, और एक ऐसा ही इंसिडेंट हो गया जिसके बाद की बीजेपी की बहुत किरकिरी हो गई। मतलब विपक्ष सारा आपके सामने इकट्ठा हो गया, प्रोटेस्ट हो गए कि एक शख्स जिसको आपने ज्वाइन कराया बाद में वो आतंकी निकला, और उसका मतलब लश्कर तोयबा का आतंकी, पाकिस्तान में कनेक्शन, और आपके अध्यक्ष के साथ पिक्चर। तो आपको लगता है कोई गलती हो गई, और कहीं ना कहीं जो पार्टी में जो लोग ज्वाइन होते हैं एक बार उनको देखना चाहिए कि कौन ज्वाइन कर रहे हैं? इतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें जो भी व्यक्ति आता है उसको एक एक की वो करवाई जाए। गलतियां क्योंकि पार्टी बढ़ रही है, किसी के माध्यम से वो व्यक्ति भी आया होगा। इसमें ये भी हम सोच सकते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति हमारी रैकी करके हमारे लोगों को मारना चाहता हो, प्लांट किया गया हो, आखिर वो पकड़ा गया, हमारी नीयत अच्छी थी। प्रधान जी का इसमें कोई कसूर नहीं कि प्रधानमंत्री वो फोटो मेरे साथ दिन में कम से कम 200 लोग फोटो खिंचवाते हैं। वो लोग कौन है मैं नहीं जानता। मैं दूसरे राज्यों में जाता हूँ, वहाँ पर फोटो की एक बहुत बड़ी क्रेज रहती है जम्मू कश्मीर को लेकर के। तो ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी देखिए, अलर्ट रखना जरूरी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं उससे सहमत हूँ। मानसिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी नहीं है कि इन लोगों को साथ, इसके लिए हमारी जीरो टॉलरेंस है, और उसको हमने ये करके भी दिखाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, यहाँ से 700-800 मिलिटेंट मारे जाते, इनको अधिकार हमारे सुरक्षा बलों को खुले हाथ दिए जाते। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आया है, जब काम करते हैं उसके बीच में गलतियां भी होती हैं, कोई किस प्रकार से ज्वाइन किया वो बात की बात है, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से। इस वर्ष बीजेपी का अध्यक्ष भी बदला जाना है, एक टेन्योर रहता है आपकी पार्टी में, डिसिप्लिन पार्टी है कि एक टाइम के बाद उसको चेंज होते हैं। तो इस बार जो सुनने में आ रहा है आपका भी नाम आगे है दौड़ में, तो आपको भी अंदर से कुछ होगा, क्योंकि पुराने नेता हैं, संघ के भी नजदीक हैं। मैं पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने आज तक जहां भी जिम्मेवारी दी, अच्छी जिम्मेवारी दी, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है, उसमें आना जाना। एक हमारी पार्टी है जिसमें ये नहीं बताया जा सकता कि नड्डा जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, ये एक कहा नहीं जा सकता। मगर एक और चीज, लेकिन आपकी पार्टी में आप फिलहाल अभी गए थे, आपकी तस्वीरें भी आपने शेयर की थी। आप महाराष्ट्र गए और एकनाथ शिंदे जी से भी मिले और फडणवीस जी से भी मिले। मैंने उसी दिन ये खबर भी की थी, और आपके एक विधायक है राम कदम, उनको लाइव पे भी लिया था कि ये बीजेपी की ही पार्टी है जिसमें एक मुख्यमंत्री को बाद में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। तो आपकी पार्टी में बदलाव का कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आए, फर्श से फर्श पर ला सकते हैं। देखिए, हमने ऐसा करके उन लोगों को जितलाया है जो हमारे साथ गठबंधन में लड़े थे, लेकिन बाद में एक सत्ता का लालच के कारण से वो चले गए। ये हमारी पार्टी है, जहां जिस कार्यकर्ता को जहां बिठाया जाएगा वो बात मानता है, क्योंकि उसको एक लीडरशिप पर विश्वास है। मैं अभी फडणवीस से मिला तो मैंने 2 लफ्जों में उनको कहा कि लंबी छलांग लगाने के लिए पहले पीछे हटना पड़ता है, और उनके उस पर काम थी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे वेंकैया नायडू जी जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं, ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष थे। बिल्कुल। नेक्स्ट टेन्योर में ये खुद उन्होंने कहा मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाओ, ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ये पार्टी की काम करने की खूबसूरती है। आप कभी कांग्रेस के बारे में कह सकते हैं? कितनी 70 सालों से 80 सालों से मंथन चल रहा है, राहुल, सोनिया, ये प्रियंका, इसके बाहर ये दायरे से निकल नहीं सकते, इसलिए ये पार्टी ने अपने आप की तबाही की। कविंदर जी, बहुत हमेशा से आपके साथ इंटरव्यू करके बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, और आप बहुत खुश रहते हैं, और एक आपकी खूबी है खासतौर पे। 2 मिनट में करता हूँ, 2 मिनट में करता हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप लिखते भी हैं, तो आप कविताएं और शेर भी लिखते हैं, तो एक हमारे व्यूवर्स के लिए कोई एक आज की राजनीति पे या आज कुछ ताज़ा लिखा हुआ कुछ सुनाए। देखिए, आज की राजनीति में मुझे ये कहना है, इसमें मैं कभी कभी चुटकियाँ, कुछ छोटी छोटी बातें लिखता रहता हूँ। ये राजनीति आसान नहीं है।
मैं कई बार देखता हूँ कि बड़े लोग ये लिखते हैं एमएलए की तनख्वाह बंद करो, एमएलए की तनख्वाह करो, और बहुत सी मोदी जी के आने के बाद राजनीति बदली है। युवा राजनीति में आना चाहते हैं, कारण कि हमने अपने आप को साफ सुथरा किया है। और मैं कहता हूं कि 60,000 जो पेंशन है ये तेल में और चाय में खर्च हो जाती है। राजनीतिक व्यक्ति को अगर सही राजनीति, उसको तेल और चाय दोनों महंगे भी हैं। उस चीज के लिए साधन चाहिए, और साधन अगर नहीं उपलब्ध होते तो वो चोरी करेगा, चकारी करेगा। हमने एक स्वच्छ राजनीति करने का प्रयास किया है और लोग हम पर उंगली नहीं उठाते हैं, इसलिए मैं राजनीति के बारे में कहना चाहता हूं। अगर किसी ने आना है, मैं अभिमन्यु ये जानते हुए कि मृत्यु निश्चित है, चक्रव्यूह में कूदने को तत्पर हूं, पर है तुम में कोई अर्जुन जो ये प्रण करेगा कि सूर्य ढलने से पहले जयद्रथ का वध होगा। अगर राजनीति में आना है, इसको कमाने का साधन ना मान करके सेवा का साधन मानिए, खुद ब खुद स्थितियां भी सुधरेंगी, देश सुधरेगा। फिर जो हमने कहा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, तो मुझे लगता है कि धन्यवाद सर। उम्मीद करेंगे कि आपकी कविता के हिसाब से और मोदी जी के दिखाए हुए कदमों पर बीजेपी के नेता चलते रहें। शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता, जिन्होंने मोदी जी के बारे में बहुत सी बातों का खुलासा किया कि किस तरह वो जम्मू कश्मीर की राजनीति से भी एक्टिव रह के देश के उच्च पद तक पहुंचे, और खास तौर पर बीजेपी में जो पंडित प्रेमनाथ डोगरा से लेकर आज मोदी जी तक बदलाव आया है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया। तो साक्षात्कार के अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मगर देखते रहिए द न्यूज़ स्क्वायर। धन्यवाद।